हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर द रेलवे सीबीटी 2 के लिए ट्रेड पार्ट का देखेंगे। और ट्रेड पार्ट में हम देखेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियर के देखेंगे, ऑटोमोबाइल का देखेंगे, टेक का देखेंगे, एमईएस का देखेंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या दिया गया है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जितने भी बच्चे होंगे, डीजल के होंगे, फिटर वाले होंगे, ए टू जेड बच्चे इसको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्गन सिलेंडर का रंग क्या होता है। तो देखिए पूछा गया है क्या कि आर्गन गैस सिलेंडर का रंग क्या है। तो देखिए आर्गन गैस सिलेंडर का रंग जो होता है आपका डार्क ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अग्निशमन उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों पर किन रंगों का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा गया कि अग्निशमन उपकरण के लिए प्रयुक्त जो संकेत होता है अग्निशमन के लिए जो है किन रंगों पर उपयोग किया जाता है। तो देखिए काले रंग के पृष्ठभूमि का उपयोग नहीं किया जाता है। लाल रंग के पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग का चित्रण किया रखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या बोला गया है कि जो अग्निशमन उपकरण के लिए जो उपयुक्त संकेत जो होता है उस पर कैसा होता है, तो लाल रंग का उसका पृष्ठभूमि होता है, उस पर जो है सफ़ेद रंग का चित्रण किया जाता है और वो जो हो जाएगा आपका अग्निशमन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम कि हेलोन शामक किसके साथ भरे होते हैं। तो देखिए हेलोन एक प्रकार का जो होता है आग बुझाने वाला होता है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल में मिला होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्लोराइड के साथ मिलकर के भरे होता है। और इसमें जो आप देखिए कि तरल पेट्रोलियम तो आपको होगा ही नहीं। पानी को इसी तरह से हटा दीजिए, केरोसिन को इसी तरह से हटा दीजिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है बिजली से लगे आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जब बिजली से लगे आग को प्रयोग करने के लिए हेलोन शासक का यूज किया जाता है। तो पानी हम यूज कर नहीं सकते हैं। केरोसिन अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे और फायर कर जाएगा। तरल पेट्रोलियम इवन आई यूज एनी लिक्विड पेट्रोलियम गैस दैट विल बी ऑल्सो नॉट बेनिफिट फॉर दैट। एंड यहाँ पे यूज करेंगे हम कौन सा, यहाँ पे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड विल बी यूज ऑन द हेलोन शासक में। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाले आग का कारण नहीं होता है। तो देखिए विद्युत से लगने वाले आग के कारण ढूंढना है। तो देखिए अगर आप ढीला कनेक्शन रखते हैं तो विद्युत में आग लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आपका विद्युत में आग लग सकता है। और जो है तारों पर अधिक अति भार देने से, जैसे कि एक पतला तार है और वहाँ पे हम जा करके पतले तार में और हम जो है अधिक भार वाला उपकरण को यूज करेंगे तो उस कंडीशन में भी जो है तार मेरा गलेगा और वहाँ पे बिजली जो होते हैं शॉर्ट सर्किट लगने के कारण हो सकती है। तो ये तीनों तो ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप खुले दरवाज़ा रखते हैं तो खुले दरवाज़ा से तो कोई से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के जो है एएलपी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपको देखिए ईच एंड एवरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना शिफ्ट हुआ होगा। अगर हुआ भी होगा तो एक दिन में 3 शिफ्ट लेता था, तो एक दिन में 3 शिफ्ट 9 से 10 शिफ्ट में जो है आपका सीबीटी 2 को ख़त्म कर दिया गया था। तो ईच एंड एवरी शिफ्ट में जो है अगर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिला है तो डेफिनेटली मिला है क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को आपको मिला ही है। आगे देखते हैं क्लास बी आग को नियंत्रण करने के लिए किस अग्निशामक दमकल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लास बी में आग किसके माध्यम से लगता है। तो देखिए अगर क्लास ए में आग लगता है किसके माध्यम से, तो क्लास ए में आग लगता है अगर जैसे कि आपका कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, ये सभी जो होता है क्लास ए के अंतर्गत आता है। क्लास बी में आता है आपका तरल पेट्रोलियम के माध्यम से जो आग लग जाता है। क्लास सी में आग लगेगा किसके माध्यम से, तो गैस के माध्यम से। और क्लास डी में लग जाता है किसमें, तो विद्युत उपकरण में आग लग जाएगा। उसके बाद आपका धातु में आग लग जाता है, तो क्लास डी के अंतर्गत आता है। तो पूछा क्या गया है कि क्लास बी के आग को नियंत्रण करने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्लास बी में आग किसके माध्यम से लगता है, तो तरल के माध्यम से लगता है। तो तरल में जो है आपका पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। वुड चिप का भी उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो जल जाएगा। आज देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और CO2, तो ये दोनों में किसको देखेंगे, तो बी में यूज करने के लिए अगर परफेक्ट होगा तो CO2 यूज होगा वहाँ पे। ऐसे तो इसमें आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होना चाहिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ईच एंड एवरी के लिए परफेक्ट होता है। बट यहाँ पे अगर पूछा गया है क्लास बी, अगर डेफिनेटली पूछ दिया गया है तो आपका CO2 जो है यहाँ पे आंसर होगा।
आगे देखते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। तो देखिए पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं? चप्पल। चप्पल से तो पैरों को सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं होता है। चप्पल जो होता है सुरक्षा के कैटेगरी में नहीं आता है। कैनवास शू जो होता है कमज़ोर होता है। किसी प्रकार के मशीन वगैरह अगर उस पर गिर जाएगा, किसी प्रकार के रिंच पिलास भी वहाँ पे गिर गया तो आपका क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाएगा। तो आपको जो है पैरों की सुरक्षा के लिए हम लेदर शू का उपयोग करते हैं, और ये सभी वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द्रवीय पदार्थों से लगी आग को किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए श्रेणी ए में कौन सा हो जाएगा? तो कागज हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, वुड हो जाएगा। श्रेणी बी में हो जाएगा आपका तरल पदार्थ से। श्रेणी बी सी में हो जाएगा आपका गैस से। श्रेणी डी में हो जाएगा आपका विद्युत उपकरण हो गया, धातु होगा। ये सभी आग जो होता है डी के श्रेणी में आता है। तो पूछा गया कौन सा गया है कि द्रवीय पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो द्रवीय पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए आपका श्रेणी बी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत उपकरण को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो अभी हम आपको बताएं कि विद्युत उपकरण को अब डी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दुर्घटना को रोकथाम में सहायक होता है? तो देखिए स्वचालित सुरक्षा गार्ड जो हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड ये भी सही हो जाएगा। ट्रिप सुरक्षा गार्ड ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में तो A to Z जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा? क्या पूछा गया है? दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए वह तब तक लाभदायक नहीं होगा जब तक कि पुनर्चक्रीय वह हल्के निर्माण कहा जाएगा, फिर भी वह लाभदायक हो सकता है। वह प्रोडक्ट फोकस्ड प्रोसेस की अपेक्षा रिपीटेटिव प्रोसेस में आसान होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा? तो वह तब तक लाभदायक नहीं है जब तक कि पुनर्चक्रण है। तो देखिए ये तो सही हो जाएगा। वह हल्के निर्माण कहा जाता है, वह फिर भी लाभदायक हो सकता है। वह प्रोडक्ट फोकस प्रोसेस की अपेक्षा रिपीटेटिव प्रोसेस में आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी जो हो जाएगा, फिर भी वह लाभदायक हो सकता है। ये प्रक्रिया जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि वर्ग बी में लगी आग होता है। तो देखिए गैस के माध्यम किससे? तो वर्ग सी के अंतर्गत आ जाएगा। तरल पदार्थ बी हो जाएगा। विद्युत जो होता है आपका डी के अंतर्गत आता है। कागज व लकड़ी जो होता है ए के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे, तब बी जो हो जाएगा आपका तरल के माध्यम से होता है। ओके, आगे देखते हैं, हैमर प्रयोग करते समय नज़र रखना चाहिए। हैमर मतलब क्या होता है कि आपका हथौड़ा। हैमर प्रयोग करते समय आपको नज़र कहाँ रखना चाहिए? तो देखिए यह रखनी चाहिए चिजल हेड पे, जॉब पे और हैमर पे। तो हैमर प्रयोग करते समय अगर कभी भी आप जो है हथौड़ा का यूज कर रहे हैं तो हथौड़ा का यूज करते समय आपको जो है जॉब माने कि किसी के ऊपर आप ठोक रहे हैं, जैसे कि कांटे के ऊपर आप ठोक रहे हैं तो वो क्या हो गया? वो जॉब हो गया। और हैमर जो होता है आप उसको ठोक रहे हैं, जो हैमर हो गया। तो हैमर का प्रयोग करते समय आपको नज़र कहाँ रखना चाहिए? तो आपको जॉब पे नज़र रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है दुर्घटना का नहीं है? तो देखिए दुर्घटना का कारण कौन सा नहीं है? खतरे के प्रति असावधानी। तो खतरे के प्रति असावधानी पूछा गया तो दुर्घटना का कारण बन सकता है। लापरवाही तो 100% होता है। उपकरणों का गलत प्रयोग भी होता है। अगर मान लेते उपकरण का हम गलत प्रयोग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हमको खतरा बन सकता है। और जो है सुरक्षा का अगर आप आदर करते हैं, इन केस अगर आप सुरक्षा का आदर करते हैं तो आपको 90% जो है आप 90% जो है आप दुर्घटना के कारण से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत का आग जो है डी श्रेणी के अंतर्गत आता है। और डी श्रेणी के अंतर्गत आता है तो आपको जो है सोडा एसिड है। तो विद्युत आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड का उपयोग नहीं करेंगे और फोम साइड का भी उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सोडा एसिड में जो होता है तरल पदार्थ होता है, और जब तरल पदार्थ होगा तो वहाँ पे अगर विद्युत वाले आग जो होता है, विद्युत वाले आग में हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा, जिसके वजह से जो है खतरा बन सकता है। फोम साइड वाले में भी पानी की मात्रा होता है, इसका भी उपयोग नहीं करेंगे। तो CTC का उपयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है, जिसको हम हैलोना शामक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शुष्क रसायन वाले अग्निशामक में अग्निशामक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए अगर शुष्क प्रकार के अग्निशामक हो तो हम कहाँ प्रयोग करेंगे, तो देखिए विद्युत आग पे नहीं प्रयोग करेंगे, लकड़ी की आग पे नहीं करेंगे। तो अगर शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो तलीय पदार्थ में उपयोग किए जाते हैं, तलीय वाली आग में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अग्निशमक शक्तिपूर्ण पूर्ण आग के लिए उपयुक्त होता है। तो देखिए हेलोना, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया हेलोना, तो हेलोना ही इसका आंसर हो जाए कि हेलोना जो होता है शक्तिपूर्ण आग को जो है प्रयुक्त होता है। मतलब कि अगर हेलोना से अगर मान लेते हैं आग लगा हुआ है, अगर आपके पास हेलोना उपस्थित होता है, आप A to Z को जो है आग के माध्यम से बुझा सकते हैं। अगर आपका श्रेणी ए में भी आग लगा हुआ है, बी में भी आग लगा हुआ है, सी में भी आग लगा हुआ है, डी के लिए तो उपयुक्त ही है, तो A to Z को इसके माध्यम से बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग खाली स्थान प्रयोग की आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो सोडा एसिड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो सोडा एसिड जो है आपका सोडा एसिड देखिए अगर मानते हैं कि अगर डी बोला गया है तो डी इलेक्ट्रिक जो हो जाएगा, बी जो हो जाएगा आपका लिक्विड हो जाएगा, सी जो हो जाएगा आपका गैस हो जाएगा, ए जो हो जाएगा आपका वुड होगा, कोल हो जाएगा, ये सभी आ जाएगा। तो सोडा एक्सटिंग्विशर किसके माध्यम किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो है क्लास ए को बुझाने के लिए सोडा एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक चिकित्सा ABC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए ए मतलब क्या होता है, एयरवे हो जाएगा, जो आप मुंह के माध्यम से एयरवे देते हैं वो हो जाएगा। बी से हो जाएगा आपका ब्रीथिंग हो जाता है, और सी से होता है आपका सर्कुलेशन जो हो जाता है, सी से होता है। तो देखिए किस में दिया गया है, एयरवे एम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एयरवे तो सही है लेकिन ब्रिज ए गलत हो जाएगा। एयर पथ ऐसी हटा दीजिए तो एयरवे ए तो एग्जैक्ट हो जाएगा। एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रोग्राम से संबंधित नहीं है। तो देखिए सुरक्षा प्रोग्राम से संबंधित नहीं पूछा गया है। 1ES 2ES 5ES 4ES इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा प्रोग्राम से कौन संबंधित सही है, तो आपका जो है 5ES जो होता है आपका संबंधित सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्निशामकों में पाए जाने वाले CTC का क्या अर्थ होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका अर्थ हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है। तो देखिए 5S अवधारणा का पूछा गया है, दूसरा चरण क्या है। तो 5S अवधारणा का पहला चरण हो जाता है छटाई, जो कि हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं शॉर्ट बोलते हैं। क्रमबद्ध व्यवस्था ये जो हो जाएगा आपका दूसरा चरण हो जाएगा सेट इन ऑर्डर। और तीसरा चरण जो होता है आपका साइन हो जाता है, तीसरा चरण साइन मतलब चमकना हो जाता है। मनिकरेशन जो होता है आपका चौथा चरण हो जाता है। और पाँचवा चरण की बात करते हैं तो पाँचवा चरण आपका होता है आपका सस्टेन जो होता है आपका पाँचवा चरण होता है। तो इसमें पूछा कौन सा गया है, अगर पूछा गया है इसमें तो हो जाएगा कि दूसरा चरण पूछा गया है। तो क्रमबद्ध व्यवस्था मतलब कि सेट इन ऑर्डर, इसको आप याद कीजिएगा क्योंकि देखिए क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग प्रयुक्त MCB का पूर्ण रूप क्या होता है। तो MCB का पूर्ण नाम होता है मनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है MCB का पूर्ण नाम होता है। तो मनिएचर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा 22 का ए। आगे देखते हैं, अगेन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में भरी होती है। तो देखिए फायर वाले में कौन सा भरी होती है, तो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। हीलियम बिल्कुल हटा दीजिए, वायु अगर रहेगा तो वहाँ पे तो और जला देगा। हाइड्रोजन को भी हटा दीजिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है भरी होती है। आगे देखते हैं, कारखाने में बिजली से लगी आग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगर कारखाने में जो है बिजली से लगी आग के लिए जो है पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब बिजली से आग लगा हो तो यहाँ पे मिट्टी को भी हटा दीजिए, तो सभी विकल्प ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे CTC अग्निशामक दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानकों के रूप में कौन सूचना पट पर उपयोग किया जाना चाहिए। पूछा गया ऐसा गया है, अगर आप मान लेते हैं विद्युतीय कार्य करते समय जो है सुरक्षा मानकों के रूप में कौन से जो है सूचना पट पर उपयोग किया जाना चाहिए, तो अत्यधिक संपर्क में नहीं आए, ये गलत हो जाएगा। ये भी नहीं किया जाए। अत्यधिक पूछा गया है कौन सा, कि सूचना पट कैसा होना चाहिए, तो अत्यधिक खतरनाक सूचना पट होना चाहिए। क्योंकि ये कि देखिए बिजली से आग लगता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है और जो है बहुत ही जान माल की हानि होती है, जिसकी वजह से जो है आपको सूचना पट पे जो है अत्यधिक खतरनाक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा।
ये हो गया आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखते हैं कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अन्य परीक्षाओं में लेवल टू देने का मतलब क्या है कि अन्य तकनीकी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन जो है किसी और परीक्षा में जो है टेक्निकल मीडियम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सही नहीं होता है। तो देखिए हस्त पुस्तिका बोला गया है कि हस्त पुस्तिका में सही नहीं होते हैं। तो आधारभूत जानकारियाँ, दिशात्मक विवरण, सामान्य दोष, कारखाना कानून जो आधारभूत जानकारियाँ जो होती है उसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है अग्नि सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के तत्वों के संबंध में गलत है। तो देखिए अग्नि क्या पूछा गया है, अग्नि सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के तत्वों के लिए संबंध में गलत है। कर्मचारियों के छुट्टी का नियमीकरण, नियमित निकासी ड्रिल, आग उपकरण के रख रखाव जांच और इसका कर्मचारी परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है। तो आपका जो है कर्मचारियों की छुट्टी का नियमितीकरण जो यही नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछा कौन सा गया है अग्नि सुरक्षा के प्रबंध प्रणाली में, तो कर्मचारियों की छुट्टी से क्या रिलेटेड है, इसी गलत हो जाएगा। तो नियमित निकासी ड्रिल तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आग उपकरणों के रख रखाव एवं जाँच ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कर्मचारी का प्रशिक्षण कहने का मतलब कि कर्मचारी का ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सोडा एसिड अग्निशमक में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो सोडा एसिड अग्निशमक जो है वहाँ पे जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ ने कोड और मानकों की दूसरी दुनिया भर में अपनाया और इस्तेमाल करने आग और अन्य जोखिम की संभावनाओं को कम करने के लिए किया जाता है। अग्निशमन अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए एनपीएफए के मानक में से कौन सा कोड हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा कोड हो जाएगा 1389, 1710, 1002, 1021। तो कौन सा कोड हो जाएगा। तो देखिए इसको कभी कभी याद कीजिएगा, कोड भी अगर पूछने के देगा तो 1021 जो होता है आपका कोड होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य का सुरक्षित तरीका क्या होता है। तो देखिए कार्य का सुरक्षित तरीका पूछा गया है। कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका होना चाहिए, कार्य करने के लिए एक पुराना तरीका होना चाहिए, कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका होना चाहिए, कार्य करने का एक साधारण तरीका होना चाहिए। तो कार्य करने का एक प्रभावी और एक सही तरीका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए। अगर इनकेस अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे दुर्घटना हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो है आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिना इलाज के फरार रहने देना चाहिए। तो ये तो देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ह्यूमैनिटेरियन के अनुसार इसको देखते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आराम करने के लिए सलाह देना चाहिए तो ये तो सही हो सकता है, बट इसका हम 50% उपयोग कर सकते हैं कि सही हो सकता है। दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, ये किससे आप पूछिएगा, ये भी गलत हो सकता है। तो देखिए वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार के पीड़ित के साथ तुरंत होता किसी दुर्घटना में की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत जो है आपको सहायता प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या होना चाहिए। घाव पर पानी डालना चाहिए, घाव पे जो है किसी प्रकार का पानी नहीं डालिए, घाव पर एंटीसेप्टिक भी नहीं लगाना चाहिए, घाव पर कपड़ा बांधने तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए, घाव को रगड़िए। देखिए यहाँ पे जो है एग्जैक्ट अगर बोला जाता है कि सांप काटने के बाद जो होता है, सांप एक्सपर्ट लोग बोलते हैं, सांप के जो साइंटिस्ट हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि घाव पर कपड़ा बांधना। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आप घाव के जो ऊपर जो है हल्का कपड़ा बांध सकते हैं, हल्का कपड़ा वो भी टाइट नहीं, ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा बहुत होना चाहिए। आगे देखते हैं कि खून बाहर आने के लिए जो है घाव को काटना चाहिए, ये बिल्कुल गलत होना चाहिए कि खून बाहर अगर इनकेस अगर कहीं पे सांप काट दिया हो वहाँ पे अगर हम ब्लेड मार देते हो तो उस कंडीशन में जो ब्लड जो बाहर तो निकलेगा लेकिन मरीज के बॉडी से ब्लड अगर कम जाएगा तो ब्लड कमने की वजह से भी मर सकता है। तो इसीलिए जो है ब्लेड नहीं मारना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ये वाले क्वेश्चन जो है रेलवे को देखना चाहिए। अगर रेलवे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है कि ब्लेड मारना चाहिए तो इस क्वेश्चन पे जो है संज्ञान लेनी चाहिए रेलवे को कि जब भी सांप काटता है तो उस स्थान पर ब्लेड नहीं मारना चाहिए। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन इसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आंसर सटीक नहीं है।
यहाँ पे बोल दिया गया कि खून बाहर आने पर घाव काट देना चाहिए, घाव कभी काटना ही नहीं चाहिए। और वो भी देखिए इसरो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, यदि यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न अनुसार करना चाहिए। तो देखिए अगर इन केस बोल रहा है कि अगर जो है मरीज जो है श्वसन प्रक्रिया सही तरीका से नहीं कर रहा है तो आप जो है प्राथमिक उपचार के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए तुरंत चिकित्सीय सहायता ढूंढें, टूटी हड्डी को देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। तो देखिए अगर मुंह से सांस नहीं ले रहा है तो आपको जो है तुरंत चिकित्सीय सहायता ढूंढनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिर की सुरक्षा के लिए, तो देखिए तो स्वाभाविक बात है यार कि सिर की सुरक्षा के लिए आपको हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, कैप का कभी नहीं उपयोग करना चाहिए। और यहाँ पे हार्ड हैट दिया गया, हैट मतलब वही कैप ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे एग्जैक्ट सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एग्जैक्ट हेलमेट देंगे और हार्ड हैट दिया गया है तो ये भी सही हो जाएगा। हार्ड हैट कहने का मतलब कि जैसे कि आप देखते हों कि अभी जो हेलमेट के रूप में थोड़ा सा ऊपर टाइप के मिल रहा है तो हार्ड हैट होता है, तो उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करेंगे? गूगल्स यूज करेंगे, ग्लासेस यूज करेंगे, फेस शील्ड यूज करेंगे। तो आँख की सुरक्षा के लिए जो होता है हम किसका उपयोग करते हैं? तो ए टू जेड का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। तो शरीर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओवरऑल ग्लोव्स, एप्रॉन्स। तो आप जो है शरीर की सुरक्षा के लिए वो ए टू जेड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा देखिए ग्राइंडिंग अगर आप कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग करते समय आप कहाँ खड़ी हो सकते हैं? तो व्हील के आगे खड़ी हो, व्हील की साइड में खड़ी हो, गॉगल्स पहने, ए और सी दोनों हो जाएगा। तो देखिए व्हील के आगे कभी नहीं खड़ी होना चाहिए, व्हील के साइड में खड़ी होना चाहिए। तो 37 का हो जाएगा आपका बी जो हो जाएगा एग्जैक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास डी आग बुझाने के यंत्र सामान्यतः एक रसायन प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। ये वह आग है जिसमें दहनशील धातुएं जैसे कि मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम और सोडियम शामिल है। कक्षा क्लास डी आग बुझाने के लिए ज्योमितीय प्रतीक होना चाहिए। तो देखिए अगर बोला गया है कि कक्षा क्लास डी को आग बुझाने के लिए जो होना चाहिए ज्योमितीय प्रतीक क्या होना चाहिए? तो आपका ज्योमितीय प्रतीक जो होता है आग बुझाने के लिए कैसा होना चाहिए? तो आपको पीला सितारा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? तो देखिए कड़वे रस वाली वनस्पति औषधि, पानी, कोक के बीज से बना मक्खन, सूखी उसरी पट्टी। तो इसमें एक आंसर कौन सा हो जाएगा? जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? तो जले पे बिल्कुल भी आप किसको नहीं रखना चाहिए? कोक के बीज के रस वाली बना मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दुर्घटना होती है, दुर्घटना कब होती है? अयोजनाबद्ध घटना, अनियंत्रित घटना, अवांछनीय घटना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए टू जेड जो हो जाएगा सही हो जाएगा। कि दुर्घटना कब हो सकती है? जब आपका अयोजनाबद्ध घटना हो, अनियंत्रित घटना हो, अवांछनीय घटना हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग का एक संयोजन है। तो आग एक प्रकार का किसका संयोजन है? तो आग का एक प्रकार का ईंधन का संयोजन है, ऊष्मा का संयोजन है, आपका जो है ऑक्सीजन का संयोजन है। तो ऑप्शन नंबर ईंधन हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आग की श्रेणी कौन सी है जिसमें ईंधन गैस एक द्रवीय गैस है? तो देखिए आग की श्रेणी कौन सी श्रेणी है जिसमें जो है ईंधन गैस एक द्रवीय गैस है? तो ईंधन गैस एक द्रवीय गैस है तो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? द्रव वाला। तो द्रव वाला जो होता है ऑप्शन श्रेणी बी के अंतर्गत आता है। श्रेणी ए के अंतर्गत आपका वुड आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा, उसके बाद आपका कपड़ा आ जाएगा। ये सभी जो होता है आपका ए के अंतर्गत आता है। बी के अंतर्गत आपका तरलीय वाला आता है। सी के अंतर्गत जो आता है सी के अंतर्गत जो है आपका गैस वाला जाता है। और डी के अंतर्गत जो आता है आपका जो आ जाएगा, डी के अंतर्गत जो आ जाएगा आपका विद्युत वाला आ जाएगा। जैसे कि धातु में लगी आग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा तरलीय माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होते हैं? तो देखिए हस्त पुस्तिका में क्या जो होता है सन्निहित नहीं होती हैं। तो आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन देखे थे कि हस्त पुस्तिका में क्या सन्निहित नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
कि क्या सन्निहित नहीं होते, तो कारखाना कानून जो होता है आपका हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मिलान करने वाला पूछा गया है। वर्ग ए में किसके अंतर्गत आता है, तो लकड़ी के अंतर्गत आता है, तो ए का कौन सा हो जाएगा, दू हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो ए का दू इसी में दे दिया, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना कानून 1948 कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है, तो व्यापार वृत्ताकार आरी, धातु व्यवसाय में प्रयुक्त मिलिंग मशीन, द्रव चालित दावक के अतिरिक्त अन्य शक्ति दावक, ग्राइंडिंग मशीन। तो देखिए क्या पूछा गया है कि कारखाना कानून 1948 के अनुसार जो है कौन जो है खतरनाक मशीन नहीं है, भाग जो है 23 के अनुसार, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि जो है ग्राइंडिंग मशीन जो है आपका खतरनाक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की वह परिसीमन जो एक हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 50 से 10 से 20 मिली एम्पियर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन Fg 200 का अर्थ क्या होता है, तो 2% कार्बन का अंश, व्हाइट आयरन जिसमें BHN संख्या 200 हो, ग्रे कास्ट आयरन जिसकी संख्या संपीड़ित समर्थक 200 N हो, ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम समर्थन संख्या 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन समर्था जो होता है 200 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर हो, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्लास ए टाइप के अग्निशमक के लिए ईंधन कौन सा होता है, तो क्लास ए टाइप के लिए ईंधन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा गैस, क्लास बी में आता है। ज्वलनशील द्रव और द्रवणीय ठोस आपका बी में आ जाएगा। क्लास ए सी में आता है गैस वाले। कास्ट कपड़ा कागज जो होता है क्लास ए के अंतर्गत आता है। विद्युतीय अंतर्गत में कौन सा आता है, तो डी आता है। ये क्वेश्चन जो है इसरो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्लास ए अग्नि के लिए शासक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्लास ए अग्नि शासक के लिए कौन सा उपयोग कर जाते हैं, तो जल पूरक शासक, फोम या ड्राई पाउडर या CO2 विशिष्ट पाउडर, हेलेना, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला गया है। तो क्लास ए के लिए जो है सबसे अगर प्रयुक्त तो पूछा गया है क्लास ए के लिए है जो ए के लिए जो है आप जो है गैस के क्लास ए के लिए जो है आप जो है सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका पानी के माध्यम से भी इसको बुता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। तो देखिए चुपचाप देखते रहना चाहिए, अरे भाई ये तो प्योर गलत है, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भी देखिए ये 50% सही है। आगे देखते हैं, बिजली का मेन तुरंत बंद कर देना चाहिए, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना देना चाहिए। तो अगर फर्स्ट कंडीशन में आना चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा कि अगर आपका वर्कशॉप में आग होते लगता है तो सबसे पहले जो है आप मेन को तुरंत बंद कर दीजिए, मेन स्विच को आप बंद कीजिए। आग पे जो है काबू करना बहुत ही कंट्रोल की बात हो जाएगी। आगे देखते हैं, निर्मुक्त ऊष्मा का मान क्या होता है। तो देखिए निर्मुक्त ऊष्मा का मान की सहायता के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण क्या होता है। तो क्लास ए अग्नि का कारण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कास्ट हो जाएगा, तेल जो हो जाएगा बी में हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हो गया, रासायनिक हो गया। तो क्लास ए में कौन सा हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं, फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न में से मध्य रात्रि से प्रारंभ हो जाती है। तो 7 दिनों की अवधि है जो निम्न में से मध्य रात्रि को प्रारंभ हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मध्य रात्रि को कब से प्रारंभ हो जाती है, तो सोमवार के मध्य रात्रि से जो है आपका प्रारंभ हो जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं। तो शोर व कंपन, खराब लाइट व खराब वायु आवागमन, उष्ण तथा आर्द्रता, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 54 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 54 का जो हो जाएगा आपका कौन सा, क्या बोला गया है, औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण क्या बनते हैं। तो आपका खराब लाइट एवं वायु आवागमन जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 54 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 के 23 लागू होता है, सभी बॉयलरों पर लागू होता है। 100 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलर पर लागू होता है। 1000 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलर पर लागू होता है। उपयुक्त में से सभी। तो देखिए क्या बोला गया, अगर भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 अगर आप रखते हैं तो 100 लीटर से अधिक क्षमता वाले अगर आपके पास बॉयलर हो तो वहाँ पे ये वाले लागू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी युक्ति, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी युक्ति जो है सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सुरक्षा के प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग करने वाला कौन सा युक्ति है, जो अत्यधिक जुर्माना लगाना चाहिए, प्रचार वाक्यों का लिखना चाहिए, कार्य रोक देना चाहिए। तो आपको जो है सबसे अगर सुरक्षा युक्ति के लिए है तो आपको प्रचार वाक्यों का जो है उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग को निम्न में से कितने वर्गों में रखा गया है। तो आग को निम्न में से 4 वर्गों में रखा गया है, ए बी सी और डी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। वर्ग डी में से लगी आग होती है। तो वर्ग डी में जो है किस में लगी आग से होती है, तो विद्युत से हो जाएगा। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है। तो गैस से लगी आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर अग्निशमन यंत्र का उपयोग करना चाहिए। CTC में जो हो जाएगा आपका विद्युत हो जाएगा। और पानी में जो हो जाएगा आपका क्लास 1 के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 60 का कौन सा दे रहा है, तो ड्राई पाउडर का उपयोग करना चाहिए किसके लिए, तो गैस में लगी आग को बुझाने के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर कार्यस्थल पर जो है बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए, भगदड़ नहीं मचाना चाहिए, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करना चाहिए, बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, या उपयुक्त में से सभी। तो 61 का देखिए 61 का जो इसमें दिया गया है आंसर, देखिए 61 का क्या होना चाहिए, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करना चाहिए, और जो है बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और जो भगदड़ नहीं मचाना चाहिए तो A to Z जो है आपका सही हो जाएगा। सीढ़ियों का प्रयोग यहाँ पे इसलिए किया गया कि देखिए इनकेस अगर लाइट कट जाता हो तो लाइट कटने के क्रम में अगर आप लिफ्ट से जा रहे हैं तो लिफ्ट से जाने के क्रम में लाइट कटा हुआ है, आप लिफ्ट से जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर बिजली चला जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो बिजली जाने से जो अंधेरा हो जाएगा, अगर आप लिफ्ट का यूज कीजिएगा तो जहाँ है वहीं पर रुक जाइएगा। तो लाइट कटने के क्रम में आप जो है सबसे पहले भगदड़ नहीं मचाना चाहिए, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करना चाहिए, वैकल्पिक अगर पॉसिबिलिटी हो तो, और नहीं तो बाहर निकल जाना चाहिए, किसके माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से। तो A to Z यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, एक जाइट फैन, एक एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग फैन, फिल्टर रेसिपेटर। तो देखिए सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे हम फिल्टर रेसिपेटर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तेलीय पदार्थ की आग बुझाने हेतु तो कौन सा अग्निशामक प्रयोग करना चाहिए, तो तेलीय पदार्थ बोला गया है यहाँ पे डायरेक्ट। तेलीय पदार्थ में आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए, तो फोम का करना चाहिए, CTC का करना चाहिए, सोडा एसिड का करना चाहिए। तो अगर तेलीय पदार्थ में लगा हो तो आप जो है फोम का यूज कर सकते हैं। 63 का जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोम टाइप अग्निशमक कौन से रसायन भरे होते हैं। तो फोम टाइप अग्निशमक में जो है कौन से रसायन भरे होते हैं, तो फोम टाइप अग्निशमक जो है Na2CO3 + AlSO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडा एसिड अग्निशमक किस आग पर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सोडा एसिड अग्निशमक जो है किस आग पे प्रयोग किया जाता है, तो सोडा एसिड अग्निशमक जो है आपका पेट्रोल के आग पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी बी की आग कौन सी होती है। तो श्रेणी बी में किसकी आग होती है, तो द्रवीय पदार्थ की होती है, जैसे कि तेल, पेट्रोलियम गैस में लगी आग। तो 60C का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिकल डीजल ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षार्थी कार्य कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैकेनिकल डीजल में आप अगर ट्रेड किए हुए हैं तो आप किस में कार्य कर सकते हैं, तो फोरमैन की भांति कार्य कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन की भांति कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की भांति कार्य कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो है फोरमैन की भांति आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कार्यशाला में डीजल मैकेनिक। कार्यशाला में डीजल मैकेनिक का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए ट्यूरिंग करना, मशीनों को खोलना एवं बांधना और ओवरहॉलिंग करना। तो देखिए ट्यूरिंग करना भी जो है डीजल मैकेनिक का कार्य है, मशीनों का खोलना एवं बांधना और ओवरहॉलिंग करना। तो A to Z जो हो जाएगा इसका प्रयुक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 68 का हो जाएगा, जो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो देखिए दुर्घटना का कारण कौन सा उपकरण नहीं है? मशरूम हेड चिजल, फैले मुंह का स्पैनर, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर, टाइट कसा आरी ब्लेड। अगर आप जो है ब्लेड को टाइट कस दीजिएगा तो ब्लेड क्या हो जाता है? टूट जाता है। फैला हुआ स्पैनर अगर आपका फैला हुआ है तो भी दुर्घटना हो सकता है। मशरूम हेड चिजल होगा तो भी आपको दुर्घटना हो जाएगा। अगर आपका जो वर्नियर कैलिपर घिसा हुआ भी है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। वर्नियर कैलिपर से जो है हम अब किसी चीज़ को लेंथ माप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से जो है किसी चीज़ का लेंथ माप सकते हैं, थिकनेस माप सकते हैं। तो ये सो अगर घिसा भी हुआ है तो इससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? तो देखिए दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय पूछा गया है। तो सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, जॉब मशीन कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानी का पालन करना चाहिए, अपने तरीके से कार्य करना चाहिए, किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना चाहिए। तो देखिए दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए और जो है जॉब मशीन कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानी का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत किसको करता है? तो देखिए किसके त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो विषाक्त खतरा के लिए, आग लगने के लिए खतरा के लिए, फॉर्क लिफ्ट के लिए। तो हम कहाँ पे यूज करेंगे? इनमें से कहीं भी यूज नहीं किया जाता है। तो ये खोपड़ी जो होता है आपको विद्युत में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचनात्मक संकेत के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसकी पृष्ठभूमि नीली होनी चाहिए, इसकी आकृति वृत्ताकार होनी चाहिए, इसकी पृष्ठभूमि हरी होनी चाहिए, इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार होना चाहिए। तो देखिए सूचनात्मक संकेत में जो है आपका जो है पृष्ठभूमि कैसा होना चाहिए? तो पृष्ठभूमि जो है आपका हरी होनी चाहिए। जैसे कि आप जाते हैं रोड पे, रोड किनारे आप जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है इतना किलोमीटर दिल्ली, इतना किलोमीटर, ये सब क्या है? सूचनात्मक है। तो इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार का होता है? तो पृष्ठभूमि जो होता है आपका इसका ग्रीन टाइप का होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सूचनात्मक संकेत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत किस प्रकार का है? तो देखिए ये वाले सुरक्षा संकेत किस प्रकार का है? तो सूचनात्मक संकेत है, अनिवार्य संकेत है, निषेधात्मक संकेत है, तो चेतावनी संकेत हो। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये जो हो जाएगा आपका अनिवार्य संकेत हो जाएगा कि आपको दस्ताना पहनना ही पहनना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा चिन्ह जो है 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित करता है? तो 415 वोल्ट के खतरे को कौन सा प्रदर्शित करता है? निषेध चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचना चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेतावनी चिन्ह जो होता है 415 वोल्ट को खतरे को जो है प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से प्रथम प्राथमिक उपचार है। तो देखिए विद्युत झटका लगे व्यक्ति को उपचार करना चाहिए, प्राथमिक सर्वे करना चाहिए, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता, यही हो जाएगा आपका प्राथमिक उपचार। आगे देखते हैं झटका लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए? तो देखिए झटका लगे व्यक्ति को जो है पानी भी नहीं पीना चाहिए, चाय भी नहीं पीना चाहिए, कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए। तो ये सभी जो हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को आराम करने के लिए सलाह करना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है, या दुर्घटना के बारे में पूछताछ नहीं करना चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो 1 मिनट में लगभग जो है 10 से 12 बार दोहराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या पूछ रहा है कि यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न कर रहा हो, सही प्रतिक्रिया जो है नहीं कर रहा हो, तो प्राथमिक उपचार को चाहिए, तुरंत चिकित्सा सहायता खोजना चाहिए, टूटी हुई अस्थियों को देखें, शरीर को कंबल से गर्म करें, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। देखिए इसका सबसे अगर बेस्ट उपाय कौन सा है? तो तुरंत जो है आपको जो है सहायता
तुरंत जो है चिकित्सा सहायता खोजना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कृत्रिम श्वसन क्रिया की सरलतम विधि कौन सा है? तो देखिए कृत्रिम श्वसन की क्रिया की सिल्वेस्टर विधि जो है कृत्रिम श्वसन है, सैफर विधि भी वही है। तो मुंह से मुंह के श्वसन क्रिया देना जो है सबसे सरलता विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आप फिल्म में भी देखते होंगे कि मुंह से मुंह श्वसन सांस देने पे जो है फेफड़ा जो है काम करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सा है? तो देखिए कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाने वाली सैफर विधि भी है और सिल्वेस्टर विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ये सभी को हमने थ्योरी में करा चुके हैं। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाकर के प्रीवियस वीडियो देख करके थ्योरी अवश्य पढ़ें। आगे देखते हैं आग मिश्रण है। तो आग किसका किसका मिश्रण है? तो आग जो हो जाएगा ईंधन का मिश्रण है, ऑक्सीजन का मिश्रण है, उसके बाद जो है ईंधन का मिश्रण हो जाएगा, ऑक्सीजन का मिश्रण हो जाएगा और तापक्रम का भी मिश्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण नहीं है? तो देखिए आग लगने का कारण कौन सा नहीं है? विद्युत परिपथ को अतिभार का प्रयोग में लाना, फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना, ताप यंत्रों तथा असावधानिक प्रयोग करना। तो देखिए ये सभी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्यूज तार के रूप में जो है पतले तार का प्रयोग करना यही जो है आग लगने के कारण नहीं हो सकता है। तो फ्यूज के तार जो होता है ऑलरेडी पतला ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं श्रेणी डी की आग में सम्मिलित है। तो श्रेणी डी किस में आग संबंधित है? तो देखिए धात्विक पदार्थ में लगी आग जो है श्रेणी डी के अंतर्गत ही आता है। अब विद्युत उपकरणों में लगी आग जो है डी के श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, श्रेणी बी अग्नि को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो श्रेणी बी किससे आग लगता है? तो तेल के माध्यम से, मतलब कि लिक्विड के माध्यम से आग लगता है। तो आपको जो है झाग वाले यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, गर्म जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शुष्क चूर्ण वाले यंत्र को प्रयोग करना चाहिए, शीतल जल का भी यहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 485 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 86 नंबर, निम्नलिखित में से हेलोना अग्निशमक यंत्र कौन सा है? तो देखिए हेलोना अग्निशमक यंत्र कौन सा हो जाएगा? जल युक्त वाला नहीं हो जाएगा, शुष्क पाउडर वाला नहीं हो जाएगा, CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला जो अग्नि यंत्र जो है आपका जो है हेलोना वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक केबल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब इलेक्ट्रिक केबल यहाँ पे नहीं दिया तो आप CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्युतीय उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए? तो विद्युतीय उपकरण में लगी आग को जो है हेलोना टाइप का जो है हेलोना टाइप में क्या होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। आगे देखते हैं चित्र में प्रदर्शित श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा होना चाहिए? तो श्रेणी डी जब यहाँ पे पूछ दिया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला गया है? पेट्रोल से होने वाली दुर्घटना में प्रयुक्त अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। तो देखिए पेट्रोल से मतलब कि श्रेणी बी के अंतर्गत आ गया। और श्रेणी बी के अंतर्गत जो है शुष्क पाउडर अग्निशमक यंत्र, फोम टाइप अग्निशमक यंत्र, CO2 टाइप अग्निशमक यंत्र, जलयुक्त अग्निशमक यंत्र। देखिए इससे अगर बोला गया है पेट्रोल में आग बुझाने के लिए तो फोम टाइप अग्निशमक यंत्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रभावी हाउसकीपिंग है, दुर्घटनाओं में कमी आता है, पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रण किया जाता है, औजारों को सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं CTC टाइप अग्निशामक यंत्र में कौन सा द्रव जो है वायु दाब के साथ भरा होता है? तो देखिए कौन सा द्रव जो होता है वायु दाब के साथ भरा होता है? तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हो जाएगा। अब ब्रोमोक्लोराइड डिफ्लोरोमीथेन का भी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऊर्जा संरक्षण है। तो देखिए कम ऊर्जा खपत, अधिक ऊर्जा खपत। तो ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? कम ऊर्जा खपत इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है? वाहन का वजन कम करना, टायर में उचित वायु दाब रखना, अधिक माइलेज वाले वाहनों का प्रयोग करना और उपयुक्त में से सभी। तो देखिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 94 का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं
ऊर्जा संरक्षण इनमें से क्या कहलाते हैं? तो देखिए ऊर्जा संरक्षण जो है इनमें से क्या कहलाते हैं? निश्चित ऊर्जा की मात्रा के बिना हानि या क्षय के उत्पादन को बढ़ावा देना, अधिकतम दक्षता को प्राप्ति करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? निश्चित ऊर्जा क्षेत्र मात्रा के बिना हानि या क्षय के उत्पादन को बढ़ाना बिल्कुल सही हो जाएगा। और अधिकतम दक्षता की प्राप्ति करना तो 95 का हो जाएगा आपका, 95 का भी हो जाएगा, जो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए इसकी व्यापकता के कारण, इसकी सीमितता के कारण, इसकी अनुपलब्धता के कारण। तो इसका 96 का क्या आंसर हो जाएगा? इसकी सीमितता के कारण, जो कि इसकी जो है इसके जो भंडार जो है सीमित है, इसीलिए जो ऊर्जा संरक्षण का जो सीमितता के कारण यूज करना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इमारती डिजाइन में इनमें से किसका अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा संरक्षण में सहयोग करता है? अप्रत्यक्ष रूप से इमारती डिजाइन में इनमें से किसका जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है ऊर्जा संरक्षण में सहयोग करते हैं? तो पेड़ हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, लैंड स्कीपिंग हो जाएगा। तो 97 का जो हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सहायता से इमारती डिजाइन द्वारा 25 से 50% तक का ऊष्मा कम किया जा सकता है। तो किसके सहायता से? खिड़कियों के द्वारा, भली प्रकाशशील बंद दरवाजों के द्वारा, अतिरिक्त ताप रोधन के द्वारा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा A to Z हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु ऊर्जा संरक्षण संबंधित होता है तो रिसाव बिंदु को रोकथाम से, गृह व्यवस्थात्मक से। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 99 का ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण अवसरों के श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो श्रेणी ए जो है लघु इको हो जाएगा, श्रेणी बी जो हो जाएगा माध्यम इको हो जाएगा, श्रेणी सी जो होता है विस्तृत इको हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण संबंधी सिद्धांत किस उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो देखिए ऊर्जा संरक्षण संबंधी सिद्धांत की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो 1970 से प्रारंभ हुई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति स्वीकृति कब मिला था? तो राष्ट्रपति स्वीकृति जो है सितंबर 2001 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम इनमें से क्या विशेषता है? तो ऊर्जा कार्य क्षमता को प्रोत्साहित करता है, ऊर्जा की बर्बादी को कम करता है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था? तो देखिए इसका जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है कब पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था? तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2007 जो है पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था। आगे देखते हैं, एक अध्ययन के अनुसार देश में इनमें से किस क्षेत्र में ऊर्जा बचत की पर्याप्त संभावनाएं होती है? तो देखिए ऊर्जा बचत की जो है पर्याप्त संभावनाएं होती है उद्योग के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से, घरेलू के माध्यम से। तो 105 का जो हो जाएगा A to Z सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश भर में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देश भर में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है 1 मार्च 2002 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक व्यक्तिगत सुरक्षा है? तो देखिए मशीन को साफ करना, अपने काम पर ध्यान देना, गैंगवे तथा फर्श को साफ करना, टूल्स को उचित स्थान पर रखना। तो इसमें से सबसे कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत सुरक्षा है, अपने काम पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण जो है पीपीई के श्रेणी में आता है? तो पीपीई के श्रेणी में जो है चश्मा भी आता है, दस्ताना भी आता है, सुरक्षा पेटी भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध जो होता है आपका कम होता है। BIS का पूर्ण नाम क्या होता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो देखते हैं इसके बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव को भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखनी चाहिए? तो देखिए फर्स्ट एड बॉक्स में जो है घाव को भरने के लिए जो है सबसे पहले हम किसका प्रयोग करना चाहिए? तो बीटाडीन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तैलीय सतह की सफाई हेतु जो है क्या प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए तैलीय सतह की सफाई के लिए लकड़ी का बुरादा, पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर पानी का उपयोग कीजिएगा तैलीय सतह को सफाई के लिए तो बिल्कुल साफ़ नहीं होगा।
रुई का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो किसका उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे लकड़ी के बुरादा का उपयोग करना चाहिए तैलीय सतह को के लिए। आगे देखते हैं, झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से क्या पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो नहीं चाय देना चाहिए, न पानी देना चाहिए, न कॉफ़ी देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होना चाहिए? तो देखिए, बैटरी चार्जिंग रूम जो है पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए, 2 मंजिला भी तो हटा दीजिए, बिना छत के होना चाहिए। बैटरी चार्जिंग रूम जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? हवादार होना चाहिए, क्योंकि जब बैटरी चार्ज होती है तो वहाँ पे एक प्रकार का गैस निकलता है। अगर वो चार्जिंग रूम क्लोज रहेगा तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन रक्षक प्रणाली हेतु प्रयोग की विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। तो देखिए, जीवन रक्षक प्रणाली हेतु प्रयोग की विद्युत आपूर्ति आवश्यक है किसमें? आरपीएस, पीडीएमएस, यूपीएस। तो देखिए कौन सा? तो जीवन रक्षक प्रणाली किसको बोलते हैं? तो हम यूपीएस को बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है यूपीएस, वही वाली यूपीएस है। तो ऑप्शन नंबर ए सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो देखिए, दुर्घटना का कारण कौन सा नहीं है? काम में रुचि न होना ये कारण हो सकता है, अधिक फुर्तीला होना भी हो सकता है, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 116 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा कि अधिक फुर्तीला होना दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो देखिए, त्वचा सहित पूछा गया है, त्वचा सहित मनुष्य के आंतरिक प्रतिरोध लगभग कितना होना चाहिए? तो 3 से 300 ओम होना चाहिए, 500 से 3000 ओम होना चाहिए, 5000 से 15000 ओम होना चाहिए, 50 से 3 से 50 ओम होना चाहिए। तो देखिए, त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध जो है 500 से 3000 ओम तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को क्या बोलते हैं? जैसे कि हाथ से हाथ जब विद्युत धारा के प्रवाह को हम क्या बोलेंगे? तो टच पोटेंशियल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टच पोटेंशियल। जैसे कि एक हाथ से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाथ यहाँ पे है और एक हाथ यहाँ पे है, तो इस हाथ से अगर विद्युत धारा के प्रवाह हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? टच पोटेंशियल बोलते हैं। इसीलिए जो है जब किसी व्यक्ति को जो है विद्युत धारा, अगर किसी व्यक्ति को झटका लगता है तो आपको जो है, अगर मानते हैं आपको करंट लग रहा है, अगर आपको पोल में करंट लग गया है, आपको छोड़ नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? हाथ से न हटा करके किसी सूखे लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। वही बोला गया है कि अगर हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को क्या बोलते हैं? तो टच पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग बुझाने में स्टर्विंग क्या है? तो देखिए, आग बुझाने में स्टर्विंग क्या होता है? अगिन से ईंधन को अलग करना, अगिन को ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना, अगिन से ईंधन डालना, जल का प्रयोग कर आग को ठंडा करना। तो स्टर्विंग हम कहते हैं किसको है? अगिन से ईंधन को जो है अलग करना। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग बुझाने हेतु यदि सतह पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी जाती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, आग बुझाने हेतु अगर सतह पर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक दी जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलेंगे स्मूथरिंग बोला जाता है। तो आग बुझाने की स्टर्विंग किसको बोलते हैं? तो स्टर्विंग जो है आग से जो है ईंधन को अलग करना स्टर्विंग कहलाता है, और आग को जो है ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट को तोड़ना क्या बोला जाता है? तो स्मूथिंग बोला जाता है। ये दोनों पॉइंट को आप याद कीजिएगा, इनकेस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और आपको जो है इस टॉपिक से ईच एंड एवरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन देखने को मिला है, सो ईच एंड एवरी टॉपिक को आप देख लीजिएगा। और आपको जो है अगर थ्योरी नहीं पढ़े हो तो एक बार जाकर के थ्योरी पढ़ लीजिएगा। विदाउट थ्योरी आप जो है इसको बनाने पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो नया चीज़ है, नया चीज़ में है तो थोड़ा सा लर्निंग में टाइम होता है। तो आप जो है ज़रूरी जो इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो जितने भी बच्चे जो है CBT 2 ALP CBT 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेड पास करना है। इवन आपका नेचर क्वालिफाइड नेचर है, बट लेकिन आपको जो है पास करना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत सारे बच्चे जो था ट्रेड में फेल किए थे, और जो बच्चे ट्रेड में पास किए वो आज नौकरी कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। इसी तरह से हमारा वीडियो जो आज का समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, और जा करके आप टेलीग्राम चैनल का लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको जो अपडेटेड मिलते रहेगा। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।